नमस्कार मित्रों, आज हम लेके आए हैं सेंटर स्टेट रिलेशन यानी कि केंद्र और राज्य संबंध। हमने यानी भारत ने संघीय व्यवस्था अपनाई है जिसके तहत शक्तियों का बंटवारा आवश्यक होता है। संघीय व्यवस्था का अर्थ ही है कि दो या दो से अधिक शक्तियों के बीच में उन सभी शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए जो कि हमारे शासन में निहित है। तो संघीय व्यवस्था के तहत हमने सेंटर और स्टेट दो के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया है। हालांकि त्रिस्तरीय यानी कि ग्राम पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ को भी शक्तियाँ दी गई है, लेकिन उसकी डिटेल डिस्कशन यहाँ ठीक नहीं। तो हम बात करेंगे सेंटर और स्टेट रिलेशन के बारे में, जिसमें कि हम 3 आयामों पर बात करेंगे। 3 आयाम कौन से? लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर और फाइनेंशियल। इन तीनों ही पावर को इन दोनों के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यानी कि सेंटर और स्टेट के बीच। ठीक है। लेजिस्लेटिव पावर कानून बनाने की, एग्जीक्यूटिव मतलब उसे संचालित करने की, प्रशासन करने की, और फाइनेंशियल पावर्स जो कि टैक्स या फिर सेस जो लगाते हैं और जिससे राजस्व की कमाई होती है ना, उसकी बात करते हैं। और ये सब चीज़ कहाँ दिया हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ डिक्लेयर्स। ये सारी चीज़ें जो है कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या ये लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल पावर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। हाँ, दिया हुआ है, यस, टिक मारो, ख़त्म कहानी। नाउ दे बोथ आर सुप्रीम इन देयर ओन फील्ड, यानी कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो भी शक्तियों का बंटवारा किया गया है उसमें कानून बनाने, उसके प्रशासन में वो दोनों ही अपने अपने फील्ड में सुप्रीम है। लेकिन स्टेट तब तक सुप्रीम है जब तक कि इमरजेंसी ना लग जाए, है ना, या फिर ऐसी कोई अब नॉर्मल सिचुएशन ना आ जाए जहाँ पर पार्लियामेंट का हस्तक्षेप ज़रूरी हो जाता है। चूँकि हमने फेडरल सिस्टम तो अपनाया है ना। हम कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने फेडरल तो अपनाया, लेकिन फेडरल के साथ साथ हमने यूनिटरी बायसनेस भी अपनाया है ना, यूनिटरी बायसनेस भी अपनाया है। अब ये शब्दों में अगर हेर फेर समझ में नहीं आ रहा यूनिटरी बायस क्या होता है, तो ज़्यादा कुछ नहीं कि सेंटर के पास सारी शक्तियाँ होंगी, एकीकृत शक्ति, बांटेंगे नहीं हम। और ये कब होता है? जब हम इमरजेंसी प्रोविज़न ले आते हैं। इमरजेंसी जैसे कि 1975 में लगा था इंदिरा गांधी के समय में, या फिर ऐसे ही कभी भी जब राष्ट्रपति को लगे कि एक्सटर्नल वॉर या फिर इस तरह की चीज़ें हो सकती तो हम इमरजेंसी लगाते हैं। इमरजेंसी मतलब आपातकाल। आपातकाल का मतलब है कि ऐसी अवस्था जहाँ पर हम अपने मूलभूत आवश्यकताओं या फिर अभिव्यक्ति की आज़ादी, इस तरह की चीज़ों के अधिकार की बात नहीं कर सकते कि हमको क्यों नहीं ये अधिकार। अभी देश में आपातकाल है, हमें पहले देश को ध्यान में रखना होगा। तो आगे बढ़ते हैं। लेजिस्लेटिव रिलेशन जो है वो आर्टिकल 245 से 255 के बीच डिस्कस किया गया है, जो कि हमारे संविधान के भाग 11 में दिया गया है। 11 में दिया गया है। इसमें 4 आयामों पर बात की गई है। पहला कि ये जो शक्तियों का बंटवारा है वो 4 आयाम कौन कौन से? टेरिटोरियल एक्सटेंट, यानी कि कितने क्षेत्र में किसका कानून लागू रहेगा। जैसे कि राज्य का क्षेत्र जहाँ तक है राज्य का कानून, केंद्र का क्षेत्र जहाँ तक है केंद्र का कानून। अब केंद्र का क्षेत्र कहाँ तक है या फिर राज्य का क्षेत्र कहाँ तक है, ये बात करेंगे आगे हम। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट्स, यानी कि कौन से विषयों पर कौन कानून बना सकता है। क्या केंद्र कृषि पर कानून बना सकता है? क्या केंद्र फैमिली पर कानून बना सकता है? क्या केंद्र पुलिस पर कानून बना सकता है? उसी तरह से क्या स्टेट इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स कर सकते हैं। तो इस तरह की बातों पर माने कि वो सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट जिसमें कि हमें उस पर कानून बनाने का हक है। हमें मतलब कौन? पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, राइट। तो टेरिटोरियल एक्सटेंट पे पहले बात करते हैं। उसके अलावे एक्चुअली यहाँ इन दोनों के अलावे 1-2 और ऐसे सिचुएशन है जहाँ पे जिसमें कि पार्लियामेंट लेजिस्लेशन जो है उसे स्टेट फील्ड में लागू किया जा सकता है।
बोले थे अभी कि दोनों अपने अपने फील्ड में सुप्रीम है, लेकिन इन दो सिचुएशन में नहीं, है ना, इन दो सिचुएशन में नहीं। मतलब कि जब अब नॉर्मल सिचुएशन और नॉर्मल सिचुएशन को भी 5 कैटेगरी में डिफाइन किया गया है, जो कि है नेशनल इमरजेंसी, और दूसरा कि राज्यसभा जब एक रिजोल्यूशन पास करे और स्टेट की जो एक ग्रुप है वो रिक्वेस्ट करे पार्लियामेंट से, या फिर इंटरनेशनल एग्रीमेंट को लागू करना हो तो स्टेट से पूछने की ज़रूरत नहीं। तो अभी बोले फेडरलिज्म का क्या होगा, फिर संघवाद का क्या होगा, कुछ नहीं होगा। हमने कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए भी प्रोविज़न दे दिया है कि हम यूनिटरी हैं, तो हम पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। हम कब लचीले हो सकते हैं, कब ठोस रहेंगे, ये सब कुछ संविधान में दिया हुआ है। ठीक, तो हम इन दोनों को अभी डाल रहे हैं बाहर। नाउ टेरिटोरियल एक्सटेंट की बात हम कर रहे थे, तो टेरिटोरियल एक्सटेंट में मतलब कौन कहाँ तक शक्ति किसका मतलब लागू होगा। तो पार्लियामेंट जो है वो पूरे भारत में, पूरे भारत का मतलब है कि पूरे भारत में, यूनियन ऑफ स्टेट यानी कि जितने भी राज्य हैं और यूटीज़ जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, और ऐसे सभी क्षेत्र जो भारत कभी भी एक्वायर कर सकता है, उन सब में पार्लियामेंट का कानून लागू होगा। उन सभी क्षेत्रों में पार्लियामेंट का कानून लागू होगा। स्टेट जो है, स्टेट पूरे स्टेट में यानी पूरे राज्य में कानून, पूरे राज्य के लिए कहीं भी कानून बना सकती है, और राज्य के किसी एक क्षेत्र के लिए भी कानून बना सकती है। ठीक है, उसके अलावा राज्य तब भी कानून बना सकती है जब राज्य से बाहर की बात हो, लेकिन जो प्रोडक्ट या सर्विस जा रही है बाहर किसी दूसरे स्टेट में, उस सर्विस या प्रोडक्ट से उस स्टेट का एकदम परफेक्ट लिंक हो, दोनों में संबंध बहुत ही तगड़ा हो, तब जाके स्टेट कानून बना सकती है। ठीक, उस संबंध में। ना एक चीज़ और है कि पार्लियामेंट जैसे कि पूरे भारत के लिए, भारत के क्षेत्रों के लिए बना सकती है, यूटी और स्टेट सभी, पूरा क्षेत्र आता है भारत में। हम कहते हैं ना कि इंडिया इज़ यूनियन ऑफ स्टेट, तो इंडिया के लिए कानून बनाने का मतलब पूरे भारत के लिए, भारत का हर एक क्षेत्र। पार्लियामेंट भारत से बाहर के क्षेत्रों के लिए भी कानून बना सकता है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इसको कहते हैं, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन। मतलब कि कहाँ, भारत से बाहर कहाँ, भारत से बाहर मतलब विदेशों में। विदेशों में कहाँ, विदेशों में जहाँ भारतीय नागरिक रहते हैं और भारतीय नागरिक का जहाँ पर प्रॉपर्टी है, तो हम कहेंगे कि वहाँ पे पार्लियामेंट कानून बना सकती है। दे आर बिलोंगिंग टू इंडिया, है ना, और दे आर इंडियन सिटीजन, सो दैट्स वाई पार्लियामेंट हैव फुल अथॉरिटी टू मेक लॉज। इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरे देश का सॉवरेनिटी को भंग कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब दैट इज़ वेरी सेंसिटिव मसला, वो बाद में देखेंगे। फ़िलहाल अभी इतना है कि हम किसी भी ऐसे व्यक्ति जो विदेश में रहते हैं और उनके प्रॉपर्टी, उनके बिलोंगिंग्स पर भी कानून बना सकते हैं। हम कौन? पार्लियामेंट। हम कौन? पार्लियामेंट। ठीक। नाउ सेकेंड इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट, यानी कि जो विषय है, कौन से विषय? कानून बनाने के विषय। इसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसका वितरण कैसे हुआ? तो इसका वितरण जो है हमारे 7th शेड्यूल, अब जैसा कि आप अगर आप अवेयर होंगे तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल्स में, फिर पार्ट्स में यानी कि भाग, और शेड्यूल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, या फिर मतलब कन्फाइंड है ना। शेड्यूल्स हैं, इसमें पार्ट्स हैं और आर्टिकल्स हैं। तो 7th शेड्यूल में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट दिया गया है, जिसमें कि 3 लिस्ट है, पहला लिस्ट, दूसरा लिस्ट, तीसरा लिस्ट, या फिर लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 को यूनियन लिस्ट कहते हैं, लिस्ट 2 को स्टेट लिस्ट, और लिस्ट 3 को कनकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। ठीक है। अब यूनियन लिस्ट में यानी कि सेंटर यानी कि पार्लियामेंट कानून बनाएगी और इसमें एक्सक्लूसिव राइट होगा। स्टेट लिस्ट यानी कि लिस्ट 2 में स्टेट कानून बनाएगी और इसमें एक्सक्लूसिव राइट रहेगा, तब केवल नॉर्मल टाइम्स में। नॉर्मल टाइम्स का मतलब कि जब फेडरल सिस्टम लागू है और इमरजेंसी सिचुएशंस देश में नहीं है, तब। ठीक है। फिर आपका लिस्ट 3 है जो कि है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों ही कानून बना सकते हैं, दोनों, यानी सेंटर और स्टेट दोनों ही कानून बना सकते हैं। मतलब सेंटर बनाएगा तो पूरे देश में लागू होगा,
और स्टेट बनाएगा तो उसके क्षेत्र में लागू होगा। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि सेंटर बनाएगा तो पूरे देश में लागू हो ही जाएगा। हर स्टेट को अलग से फिर उसके लिए रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। हालांकि हम बात कर रहे थे कि अगर इन दोनों ही ने अगर कानून बना दिया एक ही सब्जेक्ट पर, तो किसका कानून हावी होगा? हावी होगा सेंटर का, सेंटर का कानून हावी होगा। ठीक, इसके अलावा और भी सब्जेक्ट जो बचेंगे लिस्ट 1, 2, 3 में नहीं आते, वो किसके पास? वो जाएंगे सेंटर के पास, वो जाएंगे सेंटर के पास। सेंटर मतलब पार्लियामेंट के पास, ठीक है, पार्लियामेंट के पास जाएंगे। वो सारे सब्जेक्ट जो बच गए वो पार्लियामेंट के पास जाएंगे। तो ये था कुछ डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, एक चीज़ स्पेशल प्रोविज़न है, यहाँ लिस्ट 1, 2, 3 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन जीएसटी का जो कानून है, जीएसटी 2016 का जो एक्ट पास हुआ अधिनियम और जो 2017 में फाइनली लागू हो गया, तो इसमें कानून बनाने की शक्ति दोनों को दिया गया। किसको किसको दिया गया? सेंटर को भी और स्टेट को भी, सेंटर को भी स्टेट को भी। और अगर सेंटर यानी कि पार्लियामेंट ऐसा नहीं करते तो स्टेट कभी मानते ही नहीं और कभी ये लागू हो नहीं पाता। तो जीएसटी को लाया गया, दोनों को कानून बनाने की शक्ति दी गई, लेकिन इंटर स्टेट यानी कि दो राज्यों के बीच जब ऐसा ट्रेड यानी कि व्यापार होगा तो कौन बनाएगा? उसमें पार्लियामेंट बनाएगा। दो राज्य नहीं बनाएंगे, तब बनाएगा पार्लियामेंट लेजिस्लेशन चलेगा उस वक्त। इसके अलावा और कुछ बातें कर लेते हैं हम, जिसमें कि यूनियन लिस्ट जो है, यूनियन लिस्ट यानी कि उसमें जितने भी नेशनल इम्पोर्टेंस की चीज़ें हैं, राष्ट्रीय महत्व की चीज़ें हैं, उसे हमने डाला यूनियन लिस्ट में। दूसरा है कि लोकल इम्पोर्टेंस की चीज़ें जो है उसे हमने डाला स्टेट में, जैसे पुलिस है ना। उसके बाद आपका जो भी यूनिफॉर्मिटी रिक्वायरमेंट है लेकिन बहुत ज़्यादा नेसेसरी नहीं है, तो उसको हमने डाला कंकरेंट लिस्ट में। अब ऐसा क्यों किया गया? सहूलियत के हिसाब से, है ना, सहूलियत के हिसाब से। इसके अलावा बस यही है जो सेंट्रल स्टेट रिलेशन की बात करता है। हालांकि इसमें हमने बहुत सारे आयामों पे बात नहीं की है, जैसा कि फाइनेंशियल पावर पे बात नहीं की, है ना, फाइनेंशियल पावर, इवन एग्जीक्यूशन जो है वो उसके भिन्न भिन्न आयामों पर बात नहीं की हमने। हम इस पर बात करेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर से स्वागत है आपका।